Hello and welcome to Research YouTube channel. So in this video, I will be solving the UGC NET, the re-NET exam which was conducted in the month of August. So let's start this video. The first question is, which section of Biological Diversity Act 2002 mandates approval of National Biodiversity Authority, which is NBA, before applying for any IPR in a foreign country? सो दी आंसर इज सेक्शन 6। तो ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? एंड बिल्कुल ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से उठाया गया है, राइट? द डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके लिए बेटर रहेगा कि आप बेयर एक्ट पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ये आपका एनआई एक्ट का क्वेश्चन है। ओके, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? ओके, सो इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया, yes, it is correct. Instrument made payable in India. This is also correct. Instrument drawn upon any person who is resident in India. ये भी सही है. Instrument that is passed by Indian Parliament. ये गलत option है. So accordingly आपका option number 1 हो जाएगा, which is A, B and C only. And ये जो आपका section है, ये कहाँ पे defined है? I mean ये जो term है, ये कौन से section में दिया है? It's given under section 11 of NI Act. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, राइट? सो इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है कुरान, हदीस, इज्मा एंड कियास। तो जो कुरान है आपका, ये प्राइमरी सोर्स माना जाता है। इज्मा का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ जस्ट ओपिनियन। हदीस का मतलब है, एंड दिस इज आल्सो द सेकंड सोर्स आल्सो, दे आर रिकॉर्डेड इन कलेक्शन। एंड जो कियास होते हैं, दे आर द लास्ट प्राइमरी सोर्स। सो बेसिकली दे आर रीजनिंग बाय एनोलॉजी, राइट? ये कलेक्शन होता है कियास का। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी, ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 will be your correct answer. Next question. Arrange the following international humanitarian law treaties and conventions in the chronological order of their adoption. So chronological order वाले questions भी काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी आप एक बार लिस्ट बना के तैयार करिए, राइट? सो इसमें है आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये आपका 1992 में आया था। ओके, 1992 में आया था ये। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये आपका 2013 में आया था। ओके, देन है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये आपका 2006 में आया था। ओके, एक्सक्यूज मी, जेनेवा कन्वेंशन आपका 1949 में आया था। मैं सिर्फ 49 यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, 1949 में आया था ये। एंड ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये आपका 2017 में आया था। ये सबसे रीसेंट है। ओके, सो ये आप अकॉर्डिंगली आप क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, विच इज DACBE. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूके पार्लियामेंट, राइट? तो यूके पार्लियामेंट में कैसे आपका प्रोसेस हाँ, प्रोसेस होता है आपका फॉर लॉ मेकिंग। देखिए, पहला तो ये है कि रिपोर्ट एंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग पहले होती है, जो कि एक इनिशियल स्टेज है। सेकंड है आपका कमिटी स्टेज, सेकंड होती है, ठीक है, राइट? सेकंड रीडिंग के बाद बिल गोज टू द कमिटी स्टेज वेयर इट इज बीन एग्जामिन्ड इन डिटेल। फिर कमिटी स्टेज के बाद रिपोर्ट स्टेज आती है, ठीक है? सो आफ्टर द कमिटी हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जामिनेशन, द बिल रिटर्न्स टू द चैम्बर फॉर द रिपोर्ट स्टेज। फिर रिपोर्ट स्टेज के बाद कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट्स की बारी आती है। फिर आता है आपका रॉयल असेंट, राइट? सो पहला है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग, सेकेंड है आपका कमिटी स्टेज, फिर है रिपोर्ट स्टेज, फिर है कंसिडरेशन फॉर अमेंडमेंट्स, देन फिर आता है आपका रॉयल असेंट। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन हो जाएगा
ADECBE ओके। तो देखिए अभी तो यूके पार्लियामेंट का इन्होंने प्रोसेस पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आप प्रिपेयर करेंगे बाकी नेशंस का, आप एक बार देख के जाइए कि उनका लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, या लॉ कैसे बनाया जाता है, या कितना रैटिफिकेशन होता है, कितनी कितनी अप्रूवल चाहिए होती है, कौन से आर्टिकल में दिया है, राइट, ऑल दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैप बिटवीन टू consecutive board meetings of a company shouldn't be more than, it shouldn't be more than 120 days. Okay. राइट। सो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपका सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 173, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे शुड हेल्ड एटलीस्ट वंस इन, मतलब हर 3 महीने पे बोर्ड मीटिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर गैप हो गया है तो दैट गैप शुडंट बी मोर देन 120 डेज, ओके, 120 डेज, राइट। दिस इज इट। 120 डेज मतलब 4 मंथ्स, 4 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है गैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ क्लियर एंड फॉर्मल expression of recognition by a state through official communication or diplomatic statement, okay, so that is known as explicit recognition, ओके। सो देखिए इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट तो होती है बट इट इज नॉट फॉर्मली स्टेटेड, ठीक है। इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन बाय स्टेट्स जो होता है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन में होता है कि जो रिकॉग्निशन होती है इट इज बीइंग गिवन बाय द ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच आर एक्टिंग टुगेदर। एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन में आपका ये मतलब होता है क्लियर एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉग्निशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन। कंडीशनल रिकॉग्निशन जो आपकी होती है इसमें जो लीगल सॉरी जो रिकॉग्निशन है इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन कंडीशंस। सो आपका अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप इस वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम, राइट। सो देखिए डुअल सिस्टम है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम में, राइट। काउंसिल दी एथिक एज अ सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, देन है आपका प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है। ये आपका नहीं है, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 4, दैट यूज ऑफ स्टेयर डेसिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। सो एक्चुअली जो आपका फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम है वहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस है, right? And that is why, which is the feature that distinguishes the French administrative legal system from the common law system. So the correct answer is option number 4. Yeah. Next question. Which amendment to US Constitution is important in defining the powers reserved to the state? तो इसका आंसर है आपका 10th अमेंडमेंट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था it dealt with the individual rights and freedom such as speech and religion, ठीक है। तो सिंस देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं कुछ एक इसमें सही है बाकी गलत है, तो जो गलत है आपको उसके बारे में भी जानना है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या पता नेक्स्ट आपके जो अटेम्प्ट होने वाला है उसमें ये इससे कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए, राइट। सो दैट इज वाई मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। फर्स्ट अमेंडमेंट जो था दैट वाज रिलेटेड टू द राइट्स एंड फ्रीडम सच एज स्पीच एंड रिलीजन। जो नाइन्थ अमेंडमेंट था आपका विच इज द सेकेंड वन, इट एड्रेसेस द राइट्स नॉट स्पेसिफिकली एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टेंथ का तो पता है, मतलब राइट सामने है दिया कि it states are powers not delegated to the federal government by the constitution nor prohibited to the states are reserved to the states or to the principal. So जो आपका 10th amendment है that was important for defining the power. Last है आपका 5th amendment, जो 5th amendment था that focused on the legal rights in criminal cases. Okay, so accordingly आपका 59th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of the following is undefined in the International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family 1990? ओके, सो देखिए माइग्रेंट वर्कर जो है ये डिफाइंड है आपका आर्टिकल 2 क्लॉज 1 में। ठीक है, आर्टिकल 2 क्लॉज 1 में डिफाइंड है। अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर डिफाइंड नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर। सीजनल वर्कर भी डिफाइंड है आर्टिकल 2 क्लॉज 3 डी में। ओके, 3 सब क्लॉज डी में। देन फ्रंटियर वर्कर भी डिफाइंड है आर्टिकल 2 क्लॉज 3 सब क्लॉज ई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर। नेक्स्ट आपका आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, प्री रिक्विजिट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड काइंड ऑफ आईपीआर। सो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, डिस्टिंक्टिवनेस आपको पता है, एक्सक्यूज मी, यस, डिस्टिंक्टिवनेस आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। ओरिजिनलिटी इज रिलेटेड टू द कॉपीराइट। ओके, industrial application patent, quality and reputation of goods is related to GI. So accordingly आपका आंसर हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 4, yes, and D का 2. Okay, option number 3 is your correct answer. Next question, which kind of intellectual property protection is available for the trademark? Okay, so it is both statutory and common law protection. ओके, स्टैट्यूटरी आपका क्या है? ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रेडमार्क्स एक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको, जिससे जो ट्रेडमार्क है आपका वो रजिस्ट्रेशन, इसमें मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट दी गई है अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट। एंड जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अथॉरिटी चाहिए होती है। एंड जब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो फिर ट्रेडमार्क ओनर को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है टू यूज द मार्क इन कनेक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज वॉट एवर ही इज प्रोवाइडिंग। ओके, और जो कॉमन लॉ प्रोटेक्शन है ये आपका तब से एग्जिस्ट हो जाता है फ्रॉम द मोमेंट द ट्रेडमार्क इज यूज्ड इन कॉमर्स इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, सो यस, IPR protection is available for trademark under common law protection as well. ओके, सो ये जो कॉमन लॉ का प्रोटेक्शन है इट अराइजेस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट यूज, राइट? फर्स्ट यूज प्रिंसिपल से ही आपका अप्लाई होने लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, टॉट का क्वेश्चन है ये। ओके, सो रूल ऑफ फोर्सिबिलिटी टेस्ट, ये आपका वैग माउंट नंबर 1 केस, आई डोंट नो नंबर 1 क्यों लिखा है। ओके, सो वैग माउंट केस, वैगन माउंट केस है बेसिकली। ओके, देन है आपका रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये आपका है नेग्लिजेंस। ओके, देन है टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, टू और मोर पर्सन्स कंबाइन टू इंजर अ थर्ड पार्टी बाय अनलॉफुल मीन। एंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, ये है आपका केस है रे पॉलमिस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। Next question, Convention on Biodiversity was signed at which international conference or summit? So that was Rio Earth Summit. So Convention of Biological Diversity, it was signed at Rio Earth Summit. Rio Earth Summit को UNCED भी बोला जाता है, which is United Nations Conference on Environment and Development, जो कि आपका हेल्ड हुआ था रियो द जेनेरियो ब्राजील में इन जून 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाइपो ट्रीटी ऑन IP, intellectual property, genetic resources and associated traditional knowledge has been adopted? So that is year 2024. Okay, which of the following is not correct about Savigny? So Savigny was against a natural law. Yes, it is true. Vogt's theory of Savigny made it impossible for a comparative study of law. Savigny did not recognize legislation as a potent source of law. ये तीनों ही correct है about Savigny, लेकिन हमें choose करना है which is not correct about Savigny. So that is option number 4, which is Savigny was in favor of codification of law.
All right. So basically, Savni belonged to the historical school and he has criticized natural school. Now, the next question. The contents of the electronic record may be proved under which of the following sections of Indian Evidence Act 1872? So that is section 65B, right? तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, 65B. Now, next question. Identify the common law maxims concerning the double jeopardy. So ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विच इज नेमोबिस वाला जो मैक्सिम है, इसका मतलब होता है दैट नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस. ओके, तो ऑब्वियसली ये आपका डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है. सेकेंड है एक्सटर्पाई कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्शन. इसका मतलब होता है फ्रॉम अ डिसऑनरेबल कॉज एंड एक्शन डजंट अराइज. तो ये जो आपका है ऑब्वियसली दैट इज नॉट रिलेटेड टू द डबल जियोपार्डी. सी है आपका नेमो बिस वेक्सारी डेबिट प्रो एडिम कॉजा. इसका मतलब है नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस. तो ये आपका डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है. डी है आपका नोवस एक्टस इंटरवेंस. ये आपका न्यू इंटरवीनिंग एक्ट. तो डी भी आपका डबल जियोपार्डी नहीं है. लास्ट है आपका नेवो डेबिट दिस राइट. ये वाला जो मैक्सिम है दैट नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस. तो ये आपका ए सी ई these three are related to double jeopardy. Next है आपका independent director. Independent director में भी paid remuneration by way of, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो अगर आप सेक्शन 149 क्लॉज 9 प्लस, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, 149 जो कि आपका डायरेक्टर से रिलेटेड है सारा, सेक्शन 149 क्लॉज 9 प्लस 197 क्लॉज 5 एंड 6 एक बार आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे आपको पूरे रेम्यूनरेशन के पॉइंट्स मिल जाएंगे. ओके, राइट. 6. ओके, पार्डन मी, आई मीन ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है. ओके, सो देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है बेसिकली आपका, दे आर कंसिडर्ड टू बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. देखिए, जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है डायरेक्टर्स की विद इन अ कंपनी, इट इज एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन डे टू डे बिजनेस, बट नॉन एग्जीक्यूटिव आपका डे टू डे में नहीं, लाइक डेली अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व होता है. जब जहाँ पर्टिकुलर इंटरेस्ट अराइज होता है तब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है, ताकि बायस्ड अप्रोच या बायस्ड डिसीजन ना ले पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, सो उसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी प्रेजेंट होना पड़ता है इन दी बोर्ड मीटिंग, इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ऐसे ही आपका एक कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. ठीक है, एंड दैट इज वाई सिंस दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अ डेली बेसिस, ये किसी पर्टिकुलर काम से ही रिलेटेड ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी मीटिंग्स में, तो फिर इनको मंथली रेम्यूनरेशन नहीं मिलता. ओके, सो दैट इज वाई इनको सिटिंग फी दी जाती है. जब जब ये लोग आएंगे तब तब इनको फीस दी जाएगी, प्लस प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स. तो ये दोनों कैटेगरीज, इन इन कैटेगरीज के थ्रू ही रेम्यूनरेशन मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which actions are covered under the offense of violation of privacy under section 66E of IT Act? Okay, so that is option number 1. Non-consensual capture, publication and transmission of intimate images. ये आपका है सेक्शन 66E में आता है. तो बिल्कुल जो जितने भी आपके ऑफेंस वाले कैटेगरी है अंडर साइबर लॉ, उसको एक बार पूरा आप पढ़ के जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मुता मैरिज. मुता मैरिज काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. ठीक है, सो इट्स अ टेम्परेरी मैरिज. यस, इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर शिया लॉ. यस, सुन्नी लॉ में नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, ये सिर्फ शिया लॉ में ही रिकॉग्नाइज्ड है. और ये फिक्स पीरियड का मैरिज होता है, अ डे, मंथ और ईयर, एंड वन इन विच डावर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड. ओके, तो ये नहीं है. सो सिर्फ ए, बी और डी ही आपके स्टेटमेंट्स हैं. दैट्स इट. चलिए,
नेक्स्ट है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग देखिए, यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है तीनों, एंड इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं वो आपको इक्वेट करना है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका आता है मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आता है आपका पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। यूनियन लिस्ट में आपका आता है elections to the legislatures of state and appellate jurisdiction of Supreme Court in civil matters। ये तो बिल्कुल इन्हीं का ही है। ओके, राइट। तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ज्यूरिस्प्रूडेंस। रॉस्को पाउंड की थ्योरी, यहाँ पे ज्यूरिस दी गई है उनकी थ्योरी। सो रॉस्को पाउंड की थ्योरी क्या थी? सो एंड ऑफ लॉ, रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग दिया था, ओके, थ्योरी। सो एंड ऑफ लॉ शुड सैटिस्फाई द मैक्सिमम ऑफ वॉन्ट्स विद द मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। Oliver Wendell Holmes का है आपका when one which is life of the law has not been logic, it has been experience. Okay. Irene का है आपका law is a part of human conduct and in the idea of purpose. Jerome Frank का है law is uncertain and certainty of law is a legal matter. So accordingly आपका option number 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग reasonable restrictions provided for the freedom of speech and expression under article 19(2) of constitution the chronological order। तो इसके लिए आपको देखिए जो क्लाउज 2 है 19 का, अगर आप उसको बिल्कुल एक एक आपको बेयर एक्ट प्रोविजन आपको पढ़ के जाना है। सिंस अब तो ये आ चुका है, बट येस दिस इज द इम्प्लीकेशन, दिस इज द इन्फरेंस कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एफआर, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रियम्बल, आई मीन ये चारों ऐसे पार्ट हैं कि आपको बेयर एक्ट का लैंग्वेज वन ईच एंड एवरी वर्ड यू शुड गो थ्रू। ओके, तो देखिए अगर आप बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखेंगे, यू आर गोइंग टू फाइंड दिस क्रोनोलॉजी। पहला आता है आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फिर आता है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, देन आता है आपका कंटेंट ऑफ कोर्ट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। So accordingly option number 2 will be your correct answer. Now the next question, the maxim de minimis non curate lex relates to very frequently asked very simple question, slight harm। ठीक है, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, बीएनएस में सेक्शन 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज स्टेटेड इन मोटर व्हीकल एक्ट। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल, ये आपका 169 सेक्शन में दिया गया है। ओके, 169। अवार्ड्स, अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल ये आपका 168 में है। ओके, पार्डन मी फॉर द हैंड राइटिंग। क्लेम ट्रिब्यूनल आपका 165 है। ओके, 165। एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन है आपका 166 में। ओके, चलिए ये फिर अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन हो जाएगा सी डी बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट as per ICJ? Now, the judgment is final and without appeal. Yes, it is true for ICJ. No application for revision may be made at all. Okay, so बिल्कुल revision होता है। The court shall deliver its advisory opinion in open court. Yes, it is also true. The members of ICJ are elected for 10 years. आपको भी पता है 9 years का होता है, तो फिर accordingly आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, विच इज ए एंड सी। 78 है आपका, अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज एज अपियरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये यही है आपका, देखिए बेयर एक्ट लैंग्वेज अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी आ जाएगी। ऑल राइट, तो देखिए आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला पॉइंट है विच इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, ये है आपका आई में दिया गया है। ठीक है, देन है आपका टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये आपका एफ में दिया गया है, एफ क्लॉज। देन है आपका टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ये एच में दिया गया है।
एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ये डी में दिया गया है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बनेगा। Next question is, Constitution of India confers original and exclusive jurisdiction on the Supreme Court in cases where there is a dispute. Okay, तो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन से केसेस में आती है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यस। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। सी क्या है आपका? बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स, यस। Between union government and any states on one side and one or more states on the other side, बिल्कुल सही है। Then dispute arising out of a substantial question law of general importance, नहीं, ठीक है। तो only A, C and D आपका ऑप्शन बनेगा, which is option number 4। चलिए, how many independent judges compose the ICJ? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 15, ठीक है, 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct as per the Motor Vehicle Act? Section 140 of Motor Vehicle Act deals with the principle of no fault liability. Yes, it is true. United Indian Insurance Limited versus Karamchand deals with a third party. Yes, it is also true. Doctrine of pay and recover is covered under Section 149 of Motor Vehicle Act. It is also true. ठीक है, that's it. So आपका A, B और C बनेगा यहाँ पे ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका that which of the following judicial decisions are related to the environment impact assessment and environmental clearance? All right. So यहाँ पे आपका जो केसेस है which is sterile industries, दीपक कुमार एंड उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, ये तीनों आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड है। बाकी ये वाला जो केस है विच इज़ बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड केस है ये। ओके, तो आपका ऑप्शन बनेगा ए, सी एंड डी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? A child in the mother womb is a legal person. Yes, it is true. A dead person has right to regulate his property according to his wishes when he is not living. Yes, through will. Animals are subjects of rights and duties just like human beings. No. अगर आपने personality पढ़ा है, legal personality under jurisprudence, so animals, they don't have the rights and duties. A partnership firm is not a legal person, therefore it can't sue or be sued in its own name. Yes, partnership legal firm नहीं होता है, I mean sorry, legal person नहीं होता है। And on a contrary, company अगर यहाँ पे दिया रहता तो yes, company has got a separate legal identity. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 will be your correct answer. Okay, चलिए, नेक्स्ट आता है, which of the following led setting aside of a practice of triple talaq as evident in the case of शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? That Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 is not a law regarding triple talaq and the practice is against the tenets of Holy Quran. Okay, तो ये है आपका सही है। Section 2 of Shariat Application Act is a pre-constitutional legislation within a meaning of Article 13 and violative of Article 14. Okay, और बाकी जो आपके दो हैं, right, C and D, okay, they are not correct, right? So आपका यहाँ पे बनेगा कॉम्बिनेशन बी और ए बनेगा। So basically Supreme Court has outlawed, outlawed. Okay, now next question. Arrange the following conventions in the chronological order of their adoption. Vienna Convention on the Protection of Ozone Layer, ये 1985 में आया था। Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants, ये आपका 2001 में आया था। CITCS, ये आपका 1973 में आया था।
एंड ये जो आपका बेसिल कन्वेंशन है ये आपका 1989 में आया था। तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर, यस, आपका ऑप्शन नंबर बनेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लिस्ट बना के सारी चीज़ें तैयार करके, सो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ये 2007 का है। पर्सन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये 2016 का है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, ये आपको पता होगा। और फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपका 2006 का। तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये 2006 में आया था। MK Ranjit versus Union of India deals with which of the following issue? तो basically environment से related case है. So that was related to the preservation of biodiversity and climate change. So climate change पे ये आया था केस, और मैंने इसको ज्यूरी सच के चैनल पे एक्सप्लेन भी किया है, छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है अंडर दी टाइटल ऑफ रीसेंट केसेस इम्पोर्टेड फॉर UGC नेट एग्जाम। आप एक बार जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which articles were added to the Constitution of India to facilitate the establishment of specific tribunals to meet the needs of administrative justice? That is Article 323A and B. Very important. और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे ये आर्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What includes deliverable state as per the definition of Section 2 Clause 3 of Sale of Goods Act? Okay. तो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 3 पढ़ेंगे, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट का मीनिंग पढ़ेंगे, तो ये आपको आंसर मिलेगा, विच इज स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। ठीक है, ये आपका सेक्शन 38 में दिया है ऑफ साइबर लॉ, एक बार देख लीजिएगा। Who coined the English phrase international law for the first time? Very simple, very frequently asked. ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जेरेमी बेंथम। Arrange the following as per the procedure of constitution amendment in USA. ओके, तो अगर आप आर्टिकल 5 पढ़े हैं, ठीक है, आर्टिकल 5 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आपको बेसिक प्रोसीजर्स मिल जाएंगे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो ये जो सीक्वेंस दिया है इसी सीक्वेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो दिस सीक्वेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। Which of the following are functions of controller of certifying authorities under the IT Act? All right. तो देखिए फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर आपका सेक्शन 18 में दिया है। सेक्शन 18 का एक बार आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए, which is exercising supervision over the activities of the certifying authorities. Second है आपका certifying public keys of the certifying authorities. Next है आपका laying down standards to be maintained by the certifying authorities. And E है which is facilitation of the establishment of electronic system by a certifying authority. So accordingly आपका option number 4 is the correct answer. Right. Now the next one. Which one of the following offense is punishable in all 4 stages of crime? So that is dacoity. ठीक है, so dacoity is the only offense in IPC which is punishable at all 4 stages. ठीक है, तो अगर आप असेंबली कर रहे हैं, देखिए पहले तो आपको असेंबली करनी है, ठीक है, असेंबली, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, ओके, एंड देन कमीशन। असेंबली आपका पनिशेबल है अंडर सेक्शन 402, ओके, देन है आपका प्रिपरेशन है 399, ओके, देन है आपका अटेम्प्ट आपका 393, then commission, it will be punished under section 395 of IPC. Okay, so this is the correct answer. This is 2 actually.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, contributory negligence is a is it that obligation, crime, defense or right? So contributory negligence is a defense. ठीक है, ये टॉट पे आपका दिया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुडिशियल डिसीजन एंड वी हैव टू इक्वेट विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो ये जो आपका केस है श्री श्रीनिवास की थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज रिलेटेड टू द केस ऑफ, yes, that is related to the case of equality before law. फिर के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका सेंसरशिप से रिलेटेड है. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, ये आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड है, राइट. देन है आपका रूरल लिटिगेशन, दैट इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी बेसिक. ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. Now, next question. After declaration of financial emergency, what is the maximum period of its operation without the approval of Parliament? 2 months. ठीक है, Article 360. Okay, Article 360. Now again, match of the following. टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिया है, नेम ऑफ कंट्री दिया है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डेनमार्क, भूटान, बेल्जियम. डुअल फेडरलिज्म आपका कनाडा. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भले भी ना पता हो, कनाडा आपको पता होगा डुअल फेडरलिज्म. प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल भी आपको पता होगा विच इज यूएस. पार्लियामेंट्री आपका इंडिया एंड यूके. ओके, तो करेक्ट आंसर इज 1. चलिए, अरेंज द फॉलोइंग international treaties, conventions in the chronological order of their adoption. So Budapest Treaty आपकी आई थी 1977 में. Hague Agreement concerning international registration of industrial design, ये 1925 में आया था. ओके, बाइको कॉपीराइट ट्रीटी 1996 में आया था. देन है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये 1883 में आया था. ओके, सो अकॉर्डिंगली अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. Which of the following is not condition for determining the capacity of male Hindu to adopt? Okay, so देखिए, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का अगर आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कंसेंट ऑफ वाइफ होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मेल हिंदू एंड साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए. मैरिड होना ज़रूरी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, विच इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी. सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स? ऑल राइट, मैग्ना कार्टा नहीं है एंड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड नहीं है, बाकी ये दोनों हैं. ओके, सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज रेशियो डेसिडेंडाई जनरली इम्प्लाई? वेरी सिंपल, रीजन फॉर डिसीजन अलोन, प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन द केस अलोन. तो ये आपके बोथ हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग country and their procedure and authority to amend the constitution. अमेंडमेंट से रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो यूएस का भी जस्ट हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 5 है. इंडिया का 368 है. ठीक है, देन है आपका ऑस्ट्रेलिया का 128A, 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का सेक्शन 38 to 49. तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा. अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट काफी पूछा जा रहा है. ओके, सो एक बार जरूर आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो उसके बेयर एक्ट का इंडेक्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा, राइट. चलिए, अनपेड सेलर आपका सेक्शन 45 में दिया है. केवेट एम्प्टो विद इस एग्जेम्पशन सेक्शन 16 है. माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप 30 और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप 69. वेरी सिंपल, ठीक है, ये ऑलरेडी आ भी चुका है. ओके, ये सारे क्वेश्चंस.
चलिए 105 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू एनजीटी एक्ट। ओके, तो पहला है इट रिपील्ड नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, इट्स ट्रू। It replaced National Environment Appellate Authorities Act 1997. It is also true. The act doesn't mention about judicial pronouncements construing right to healthy environment as a part of right to life under Article 21. Yes, it is also true. The act doesn't define environment. This is not correct. तो आपका accordingly A, B और C बन जाएगा option. Arrange the following provisions in the chronological order of the Arrangement of Consumer Protection Act 2019. So district वाला जो है आपका district council, ये आपका section 8 में दिया है. Next है आपका central वाला 3 में दिया है. Central Consumer Protection Council is given under section 3. इसका जो है ये section 10 में दिया है. Investigation wing आपका 15 में दिया है and Consumer Mediation Cell आपका section 74 में दिया है. अगर आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1. चलिए, which of the following kind of IPR is regarded as a community property? It is GI. Okay. चलिए, next question. Which of the following judgments are associated with the legislative supremacy of parliament? Okay. So the options are Jackson versus Attorney General. Obviously इसके लिए एक बार आपको यूके के केस लॉज एक बार देखने पड़ेंगे. आई कैन अंडरस्टैंड इतना डिटेल में कोई नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग अमेंडमेंट भी देख ले रहे हैं वही बहुत है. बट नेवरदलेस यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं थोड़ा सा इसके बारे में आप देख सकते हैं कि भाई क्या इशू था. दैट्स इट. ओके, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस बनेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए, बी एंड सी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following are offenses against public tranquility as per IPC? ओके, तो यहाँ पे आपका बनेगा अनलॉफुल असेंबली. ओके, ये देखिए अगर आप बेयर एक्ट का इंडेक्स देख के जाएंगे तो फिर आप ये सॉल्व कर पाएंगे. देन है आपका राइटिंग एंड देन एफ्रे. सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. चलिए, न्यूसेंस is the interference with a person's right related to use and enjoyment of land. All right, nuisance. The person can be punished for an offense under section 369 of IPC for kidnapping or abducting child with an intent to steal from the person. For the application of 369 of IPC, the child must be the age of 10 years. ठीक है, under the age of 10 years. Next question है आपका. Which of the following terms are defined under the IT Act? Okay. तो देखिए, ये चारों जो टर्म है यही चारों डिफाइंड है आपके साइबर लॉ में. ऑनलाइन करके कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि डिफाइंड है. ठीक है, ऑनलाइन इज बीन नॉट डिफाइंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बी, सी एंड डी. कंप्यूटर नेटवर्क आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में है. ठीक है, इंफॉर्मेशन आपका टीवी में मिल जाएगा, डेटा आपका ओ में मिल जाएगा. लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. सिक्योर सिस्टम आपका जे ई में मिल जाएगा. ओके, थोड़ा सा राइटिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है. JE information is under TV और कंप्यूटर नेटवर्क आपका J में है. ओके, चलिए. Which of the following cases are related to the personal bias according to the principle of natural justice? ठीक है, तो देखिए इसका जो मतलब होता है पर्सनल बायस, that means that no one should be judged in his own case. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका एक एक रैपक है, मोहम्मद यूनुस खान एंड मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी. ACE आपका कॉम्बिनेशन बनेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. अरेंज द फॉलोइंग जनरल एक्सेप्शंस इन IPC इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस IPC. ठीक है, तो देखिए एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, ये आपका सेक्शन 89 में है.
ओके, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट 92 में है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 93 में है। एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स 94 में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेंगे तो सेम यही सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, under section 24 of Indian Contract Act is only a part of consideration or object, sorry, under section 24 of Indian Contract Act 1872, if only a part of consideration or object is unlawful, the contract shall be void. ठीक है, तो 24 से आपका void agreement चालू हो जाता है सेक्शंस। तो अगर आपके पार्टली कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा void हो जाएगा। चलो, question number 116, that which of the following is not a source of international law as per Article 38 of Statute of ICJ? ओके, जुडिशियल डिसीजन आता है आपका, और ज्यूरिस्ट के राइटिंग्स आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस आता है, लेकिन कम्युनिटी कस्टमरी लॉ नहीं आता है। इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, an independent director shall be eligible for the reappointment on passing special resolution। ठीक है, ये आपका सेक्शन 149 क्लॉज 10 में दिया गया है। 149 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। मैरिज ऑफ हिंदू मैन विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर इज वैलिड। तो देखिए यहाँ पे कैसे वैलिड है कि सिंस अ बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ द अडॉप्टेड सिस्टर डजंट फॉल अंडर द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशंस, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड। चलिए, नेक्स्ट है आपका आईपीआर ट्रीटी से रिलेटेड है। ओके, स्ट्रैटसबर्ग, ये स्ट्रैसबर्ग अग्रीमेंट, ये आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन से। नाइस अग्रीमेंट, आई डोंट नो इसको अच्छे से कैसे प्रोनाउंस करते हैं, NICE अग्रीमेंट, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बीजिंग ट्रीटी, ये आपका है और ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और सिंगापुर ट्रीटी इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। सो एज यू कैन सी, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, जितने अभी आपके कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, ट्रीटीज दिए गए हैं आईपीआर इन्वायरमेंट में, ओके, इसका आप लोग ज़रूर लिस्ट बना लीजिए। ओके, देन अकॉर्डिंगली आप तैयार करिए, बिकॉज फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ है और इशू है, ठीक है। दास्ताने वर्सेस दास्ताने, ये आपको पता है, क्रुएल्टी, ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन लज्जा देवी वर्सेस स्टेट, ये आपका है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। सरोज रानी, ये भी आपको पता होगा, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 23 clause 1, okay, or is not a bar to file a petition under this, uh, under section 13(1)(a) of Hindu Marriage Act। Then है आपका बिपिन चंद्र versus प्रभावती, that is related to the desertion as a ground of divorce। ओके, तो 120 का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। NCBC, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। NCW आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 92 में। NGT 2010 में। बचा क्या? NCSC, ये आपका 2004 में हुआ था। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। In which year LLP rules of third amendment come up? So that is option number 2003। Okay, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Arrange the following legislation in the chronological order। Indian Divorce Act 1869 में, ओके,
1869 में आया था। ओके, देन है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, ये आपका आया था 1936 में। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये आपका 1939 में आया था। तो ये ऊपर एक्चुअली 6 है, लग रहा है 0 बन गया है। ओके, 1939 में आया था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट वेरी कॉमन 1954 में आया था। ओके, 1954 में आया था। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। Again, we have much of the following, and that is related to the IT Act. साइबर क्राइम और पनिशमेंट से हमें मैच करना है। तो वायलेशन ऑफ बॉडीली प्राइवेसी, ये आपका 3 years का इम्प्रिजनमेंट रहेगा विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और अ कंडक्ट, ये आपका अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़। देन है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, 3 years इम्प्रिजनमेंट 1 लाख रुपीज़। साइबर टेररिज्म है आपका एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ, according to Section 6 of Environment Protection Act 1986, which of the following authority has the power to make rules to regulate environment pollution? So that is CG. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। 126 में क्या है आपका? In which of the following case it was held that preamble of the Constitution emphasizes the need to secure all the citizens justice, liberty, equality and fraternity. That is Keshwanand Bharti versus State of Kerala. चलिए, 127 है आपका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस विद द सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एक्ट। ठीक है, तो अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस व्हेन दे आर असर्टेड, ये आपका सेक्शन 18 में दिया है। ओके, सेक्शन 18 में दिया है। देन है आपका प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस व्हेन द बायर एंड सेलर इंटेंडेड टू पार्क, ये आपका सेक्शन 19 में है। देन है यहाँ पे इन केसेस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, ये आपका सेक्शन 20 है। एंड लास्ट आपका जो है दैट इज गिवन अंडर 26 व्हिच इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंगली आपका ए बी सी डी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, again a chronology, arrange the following cases in the chronological order of their year of verdict. विनीत नरेन, ये 1998 का केस है। ये केशवानंद भारती 1973 का केस है। ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 1980 का केस है। फिर डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपका 1997 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंगली आपका बन जाएगा सीक्वेंस बी सी डी ए। According to Section 20 of Green Tribunal Act, right, NGT Act 2010, what are the principles that should be applied by the NGT while passing orders and decisions? That is, इसके लिए आप सेक्शन 20 एक बार देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मिलेगा और यस पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल मिलेगा। ओके, एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं होती। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। In which of the following statements are correct in the case of vicarious liability? So there is this relationship of master and servant, tort committed in course of employment, and the control of master on the matter of doing work. Okay, so A, C, and D is your correct option. Chaliye, next question. According to Section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, apostasy from Islam of a Muslim woman, of a Muslim wife,
अपोस्टेसी का मतलब होता है कन्वर्जन टू अनदर फेथ और रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम, तो जहाँ पे इस्लाम छोड़ देते हैं, कि मुस्लिम वाइफ अगर इस्लाम छोड़ दे रही है तो क्या होगा उसके मैरिज का। सो द मैरिज इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इप्सो फैक्टो। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, any other election commissioner or regional commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of chief election commissioner. Okay, चल, मैच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स पे है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटशेल, ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर 3। लॉ अमंग नेशंस और इंट्रोडक्शन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये आपका था, काफी कॉम्प्लिकेटेड इस बार ऑथर्स दे दिए थे। टू बी ऑनेस्ट मैंने तो चारों का नाम नहीं सुना, एक अपार्ट फ्रॉम द मार्टिन डिक्सन। मार्टिन डिक्सन का था टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ, बस मुझे तो फिलहाल यही पता है, बाकी तो ऑब्वियसली नए नए ऑथर्स ला रहे हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये है आपका आई एम ब्राउनली। ओके, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो यहाँ पे ये आपका आईपीसी से रिलेटेड है। डेथ caused by a child of 6 years, is that considered to be an offense? It's a no offense. All right. Then है आपका डेथ committed without premeditation in a sudden fight, ये आपका बनता है exception 4 to section 300. Okay. And then death of trespasser of the house who was escaping, ये आपका है exception 2 of section 300, and that is caused in safeguarding property from the mischief by fire, ये है आपका right to private defense. So accordingly आपका option number 4 will be the correct answer. Next question, again match of the following, again authors and their books. So J Crow and KW, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ओके, बी का है विच इज शार्लेट लव, and the option is 3, which is conflict of displacement and legal protection. This is complicated question, I must say this. Then है आपका Matilda Crippen, ये है आपका persecution international refugee law. Then है which is Dieter Fleck, which is Michael Booth, I don't know क्या pronunciation है इसकी, which is the handbook of international humanitarian law. Okay, so option number 4 is the correct answer. In which of the important circumstances Parliament can legislate with respect to the matters in the state list? Okay, तो आपको पता है आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा, लेकिन वहाँ पे राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना होता है इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आई बिलीव कि ये सारा ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे गलत है, प्लीज कमेंट डाउन इन द लाइक राइट डाउन और जस्ट पॉइंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है बी सी डी ई का, राइट? ओके, बी सी डी ई, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए 137 पे आते हैं। If a Muslim husband swears that he will not have a sexual intercourse with a wife for 4 months or more, it amounts to the form of divorce, which is known as ILA. ठीक है, option number 1 is correct. In which of the following cases Supreme Court has held that Section 309 of IPC is not unconstitutional, is not violative of Article 21 and 14 of Constitution? That is very simple, which is Gyankor versus State of uh, Punjab. Supreme Court has ruled in this case that right to life in Article 21 does not include right to dying. All right, चलिए next question.
In which of the following judgments the Supreme Court held that exception 2 to section 375 IPC is violative of right of child below 18 years? That is Independent Thought versus Union of India. ठीक है, so it is actually जो ये केस था that was related to the exception to rape within child marriage. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एज ऑफ कंसेंट इंक्रीज कर दी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन मैरिज टू 18 ईयर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग असाइलम? असाइलम और एक्स्ट्राडिशन आपको पता है, एक्स्ट्राडिशन में भेज दिया जाता है, ठीक है, जिस वो होम कंट्री का रहता है. असाइलम में उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसे रखा जाता है, ठीक है. सो बेसिकली असाइलम इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटेक्शन दैट अलाउ समवन टू स्टे इन द कंट्री, ठीक है, और वहीं अगर रिटर्न कर देंगे तो उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं. चलिए, तो असाइलम आपका क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे देखते हैं. तो आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर ग्रांट्स राइट ऑफ असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यस इट इज करेक्ट. बाकी जो आपके दिए गए स्टेटमेंट्स व्हिच इज बी, सी एंड डी, they are incorrect regarding asylum. Now the next question, we have comprehension. Okay, comprehension भी काफी देखिए सिंपल पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस टिक कर दे रही हूँ. Later on you can go through the passage and see the correct options. चलिए, the judgment in Shriram gas leak case influenced the decision of भोपाल gas leak case है इसका ऑप्शन. Then ओके, तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इज द ग्लिच था, या मे बी आई बिलीव कि जो कैंडिडेट था उसने हिंदी चूज किया होगा. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 142 है, यहाँ पे हिंदी में हमें दिख रहा है, ठीक है. वैसे इसका इंग्लिश वर्जन मैं पढ़ दे रही हूँ कि दैट इज स्टैट्यूटरी एजेंसी सीन इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2 है, विच इज प्लांट सेफ्टी. ऑल राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. Now the next one is, in the Shriram gas leak case, the Chief Justice was mainly concerned with which of the following? That was related to the safety of citizen. Okay, then है आपका, as an effect of a Shriram gas leak case, the law enacted by Parliament in 1991 dealt with the absolute liability. All right. Then है आपका, the Shriram gas leak case did not focus on which of the following issue? So that is option number 4, which is measures for increasing profit of the company. ओके, बहुत ही बेसिक सा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, जिसको आप नॉर्मली आप पढ़ के भी यू कैन आंसर इट. ऑल राइट, सो इन एन अ वे आई थिंक कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो एक तरह से बैलेंस आउट कर देता है यूजीसी नेट एग्जाम के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को. राइट, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप अच्छे से पढ़ के अगर आप करेक्ट कर रहे हो आंसर को, तो आपके 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे. चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वाज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन ऑन विच हेग कन्वेंशन वाज बिल्ट. तो ये आपका सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 3. ऑल राइट, देन है आपका व्हाट डू हेग कन्वेंशन एंड जेनेवा कन्वेंशन प्राइमरी आउटलाइन. तो ये है आपका कंस्ट्रेंट्स ऑन स्टेट बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स जेनेवा कन्वेंशन नोट वर्दी. So that is option number 3, its content and its widespread ratification. The next one is, what motivated states to ratify the Geneva and the Hague Convention? The option number 4 is the correct answer. And the last one is, which international instrument predominantly ensures that combatants did not become victims of war? That is Hague Convention. Okay, so this is it. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends. And do not forget to subscribe to the channel to get the further updates.